रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने खबरों में हर जगह सुन लिया होगा कि सैफ अली खान के घर पर एक व्यक्ति घुसता है और उसके बाद में सैफ अली खान के ऊपर वो एक के बाद एक 6 बार चाकुओं से हमला करता है। आप सब लोगों ने बोला कि सर इस कहानी को सुनाना चाहिए, क्या आरोपी पकड़ा गया है, नहीं पकड़ा गया है, या फिर सैफ अली खान के ऊपर उसने चाकू मारे थे तो चाकू मारने के पीछे क्या मोटिव था, किसी गैंग का हाथ था या फिर कुछ और। तो मैंने आप लोगों को ये कहानी अभी तक नहीं सुनाई थी। मैंने इसलिए नहीं सुनाई थी कि जब तक इस कहानी का पूरी तरीके से इसके ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा उठ नहीं जाता है तो किसी भी तरीके की वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखना शायद जल्दबाजी होगी। और आप लोगों ने देखा कि इस पूरे मामले में अभी तक जो अभी खबरें आई हैं तो उसमें ये बताया गया है कि जो एग्जैक्ट आरोपी था वो आरोपी पकड़ा गया है। हालांकि इससे पहले 2-3 व्यक्तियों को और पकड़ा गया था। एक को छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया था, क्योंकि वो ट्रेन के अंदर बिना टिकट के सफ़र कर रहा था। उसके बाद में पुलिस ने उसे पकड़ा, बात मुंबई तक पहुंची तो उसके बाद में मुंबई पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पता चलता है कि इसके ऊपर डाउट इसलिए हुआ कि इसकी जो शक्ल थी ये आरोपी से मिलती जुलती थी और ये मुंबई के कुलाबा का ही रहने वाला था, इसलिए इसके ऊपर डाउट गया। हालांकि बाद में उससे जब पूछताछ हुई तो पता चला कि वो निर्दोष है। इसी तरीके के 2-3 व्यक्ति को और पकड़ा गया था लेकिन बाद में पता चला वो सारे के सारे निर्दोष हैं। लेकिन अब फाइनली इस केस के अंदर खुलासा हो चुका है कि इस पूरी घटना के अंदर आखिरकार क्या कुछ हुआ था, सैफ के चाकू क्यों लगे, क्या वजह रही और आखिरकार ये आरोपी सैफ के घर में क्यों घुसा था और इतनी ज़्यादा बंदिश के बावजूद आखिर उसके घर में घुसने में कैसे कामयाब रहा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले एक बड़ी अपडेट। दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की जो कि छात्रा थी पीजी की, उसके साथ में 8 से 9 अगस्त यानी 8 अगस्त की रात और 9 अगस्त की सुबह उसके साथ में रेप होता है। उसकी बर्बर तरीके से हत्या कर दी जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। उसके बाद में संजय रॉय एक व्यक्ति वो पुलिस की गिरफ्त में आता है, पकड़ा जाता है। बाद में ये मामला कोलकाता से निकलकर पूरे देश के अंदर एक तरह से गूंज उठता है और हर कोई इस लड़की के लिए इंसाफ की बातें कर रहा था। मामला सीबीआई तक भी पहुंचता है। सीबीआई में इसमें चार्जशीट दायर करती है और उसके बाद में अब ये जो केस था आज ही के दिन 2:45 पर ये जो केस है इस केस का फैसला आ चुका है। दरअसल कोलकाता में एक जगह लगती है सियालदह और इसी सियालदह कोर्ट के जज अनिबार्न दास, इन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये रियरेस्ट ऑफ रियर मामला नहीं है, इसलिए जो दोषी संजय राय है उसे फांसी नहीं दी जा सकती। हालांकि जो पीड़िता के परिवार वाले थे वो इस व्यक्ति के लिए मौत की सज़ा मांग रहे थे, तो इसमें कुछ दलीलें रखी गई हैं, कुछ पक्ष रखे गए हैं, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहला जो पक्ष वो संजय रॉय ने रखा, उसने कहा कि मैंने कोई भी जुर्म नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसके बावजूद भी मुझे दोषी करार दे दिया गया है, मुझे जेल में पीटा गया और दस्तावेज़ों पर ज़बरदस्ती मुझसे दस्तखत कराने के लिए मजबूर किया गया। संजय के वकील ने कहा कि हमें इस बात के सबूत दिए जाने चाहिए कि दोषी में सुधार की कोई गुंजाइश है या फिर नहीं है, इसे कोई ऐसी सज़ा दी जाए जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश रहे। इसलिए ये जो सज़ा थी इसको उम्र कैद की सुनाई गई है। दूसरी तरफ सीबीआई ने कहा कि हम फांसी की मांग करते हैं ताकि लोगों के बीच में समाज पर भरोसा बना रहे। तीसरी तरफ जो पीड़िता के पेरेंट्स थे उनका क्या कहना है। रेप मर्डर पीड़िता के माता पिता और उनके वकील ने कहा कि दोषी को फांसी की सज़ा दी जाए। संजय सिविक वॉलंटियर था, अस्पताल की सुरक्षा में था, लेकिन उसने जघन्य अपराध किया। उसने उस पीड़िता के साथ अपराध किया जिसकी उसे हिफाजत करनी थी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम फांसी की मांग करते हैं, मैं फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। यानी ये जो फैसला आज के दिन अदालत ने सुनाया, जज साहब ने सुनाया, तो उन्होंने कहा कि रियर ऑफ रेपिस्ट मामला नहीं है, यानी इस मामले में गुंजाइश बचती है, शायद आरोपी सुधर जाए। तो उसके बाद में अब उनके इस फैसले पर सवाल के निशान भी लग रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि जो पीड़िता का परिवार है, पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो उसे 17 लाख रुपए का मुआवजा दे। हालांकि पीड़िता का परिवार जो है वो उस मुआवजे को लेने से इनकार करता है। तो दोस्तों ये जो कोलकाता के केस में अपडेट थी, जो तकरीबन 160-170 दिनों से ये जो मामला था अभी अधर में लटका हुआ था, लेकिन आज फाइनली 2:45 पर जज साहब ने फैसला सुनाया और जो आरोपी था उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। हालांकि इसमें जो संजय रॉय था उसने कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे बस फंसाया गया है, जेल में मुझे मारा गया, पीटा गया, मुझसे ज़बरदस्ती जो कागजात थे उन पर दस्तखत कराए गए।
अब ये जो पूरा मामला था सीबीआई के पास भी था, सीबीआई ने भी जांच की, पुलिस ने भी जांच की। अब इस मामले में क्या सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सीबीआई ने भी जो अपनी चार्जशीट दाखिल की उस चार्जशीट में सीधा सीधा संजय राय को ही दोषी पाया गया। बहरहाल जज साहब ने जो फैसला सुनाया है, क्या आप उस फैसले से संतुष्ट हैं? तो आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और अब जो सैफ अली खान के घर की कहानी है वो कहानी मैं आप लोग को सुनाता हूँ। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से, और मुंबई में 16 जनवरी रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास, या फिर यूँ कहें कि 2 बजे से बस जस्ट कुछ पहले 2 बजे के आसपास का रात का समय था। और बैंड्रा का ये इलाका और इसका जो सारी चीज़ें थीं वो चल रही थीं। सारे परिवार वाले अपने अपने घरों में जा चुके थे, 2 बज चुका था। आमतौर पर इस समय पर लोग सो जाते हैं। इसी समय पर सैफ अली खान के अपार्टमेंट में, जो सैफ अली खान के घर में कुछ मेड वगैरह काम करती थी, उसमें से एक मेड होती है। इस मेड को अचानक से, जिसका नाम इस्मा होता है, उसको ऐसा लगता है कि घर के अंदर कुछ संदिग्ध है। उसको थोड़ी सी आहट होती है। जब इस्मा को ये आहट होती है और उसको ऐसा लगता है कि बाथरूम के अंदर कोई है। अब रात के 2 बज चुके हैं। ऊपर वाले जो फ्लोर था उस पर सैफ अली खान वगैरह सोए हुए थे, और नीचे वाले अपार्टमेंट में कुछ उनके स्टाफ के मेंबर और कुछ जो सैफ अली खान के बच्चे थे, जिसमें जहांगीर और जेह वगैरह थे, तो ये लोग सोए हुए थे। अब रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास इस तरीके की आहट होना, तो जो इस्मा होती है ये बाथरूम की तरफ बढ़ती है। बाथरूम की तरफ बढ़ने के बाद में बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है, ये चेक करने के लिए कहीं बाथरूम के अंदर कोई छुपा तो नहीं है। आमतौर पर रात के अंदर हमें वैसे भी आहट हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान जो है वो रीचेक करता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई छुप गया है। अब जैसे ही इस्मा बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तो वो जो व्यक्ति होता है तुरंत चाकू निकाल लेता है। अब इस्मा को पहले ये लगा था ये मेरा बस वहम है, लेकिन बाथरूम के अंदर सच में कोई व्यक्ति था। वो चाकू निकालते हुए कहता है कि बिल्कुल भी आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने आवाज़ ज़रा सी भी निकाली तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अब इस्मा डर जाती है, वो अपने हाथ ऊपर कर लेती है। लेकिन जब वो अपने हाथ ऊपर करती है तो ये जो व्यक्ति उस बाथरूम के अंदर छुपा था, ये अपने चाकू को लहराते हुए ऐसे बोलता है कि अगर तुमने बोलने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इस्मा कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम घर के अंदर क्यों आए हो? तो जो व्यक्ति, जो चोर इस घर के अंदर घुस आया था, वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। इस्मा और उसका कुछ अन्य स्टाफ भी उठ जाता है, क्योंकि जो फ्लैट था उसके अंदर हलचल होने लगी थी। तो सब लोग पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तो ये जो व्यक्ति, जो चोर घर में घुसा था, वो कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब 1 करोड़ रुपए की बड़ी रकम, और दूसरी तरफ जब वो चाकू लहराता है तो ये चाकू इस्मा की कलाई में भी लग जाता है, जिसकी वजह से खून बहने लगता है। इस्मा थोड़ा बहुत चीखती है। उनकी चीख की आवाज़ सुनकर जो सैफ अली खान और करीना कपूर घर के अंदर मौजूद थे वो भी वहीं पर आ जाते हैं। अब टोटल 6-7 लोग इस फ्लैट के अंदर हो चुके थे। इस चोर के साथ में हाथापाई की नौबत आ जाती है। अब चूंकि घर में बच्चे और महिलाएं थीं, सब डर रही थीं। सैफ अली खान घर में अकेले थे। आरोपी के हाथ में, एक हाथ में ब्लेड था जिससे अमूमन लोहा वगैरह काटा जाता है, ताले वगैरह काटे जाते हैं। दूसरे हाथ में उसके एक चाकू था। गनीमत यह रही कि जो चाकू था ये ज़्यादा लंबा नहीं था, ज़्यादा बड़ा वाला चाकू नहीं था जो आमतौर पर चोर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कातिल इस्तेमाल करते हैं। ये चाकू थोड़ा छोटा था। अब उसके बाद में सैफ अली खान अपने घर की जो मेड होती हैं, महिलाएं, बच्चे, उनको सबको पीछे करने के बाद में उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? अब वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। अब जब इतने सारों को लोगों को वो देखता है फ्लैट के अंदर तो थोड़ा घबरा भी जाता है। चाकू लहराता है, और लहराने के बाद में जब वो सैफ अली खान के ऊपर बढ़ता है तो सैफ अली खान और उस चोर के बीच में हाथापाई हो जाती है। और इसी हाथापाई में जो चाकू थे वो सैफ अली खान के कई जगह पर लगते हैं। गर्दन में लगते हैं, पेट से रीढ़ की हड्डी के साइड में लगते हैं। लेकिन सैफ अली खान उस चोर के ऊपर काबू पा लेते हैं। काबू पाने के बाद में उस चोर को जैसे तैसे कर वहीं कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब चूंकि ये जो पूरी चीज़ें हुई थी ये इतनी जल्दी में हुई थी कि पता ही नहीं था कि इस कमरे के अंदर कोई खिड़की भी है। ये ध्यान ही नहीं रहता है, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके के जो मामले होते हैं ये काफ़ी संवेदनशील होते हैं। लिहाजा कमरे के अंदर उसको बंद कर दिया गया था। अब तुरंत सैफ अली खान की फिक्र होने लगती है घर वालों को, पहले इनका इलाज कराया जाए, पुलिस को खबर करेंगे। लेकिन उसके बाद में जो सैफ अली खान होते हैं वो देखते हैं कि कमरे के अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही है। उसके बाद में दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि वो कमरे के अंदर है या फिर नहीं है। तो देखते क्या है कि वो कमरे के अंदर मौजूद नहीं है। उसी समय सैफ अली खान की जो नज़र थी वो कमरे में लगी खिड़की की तरफ पड़ती है, और उन्हें अफसोस होता है कि उफ, ये तो खिड़की से भाग गया। और भागते समय ही आपने देखा कि उसकी जो फुटेज थी वो CCTV के अंदर कैद हुई। अब उसके बाद में सैफ अली खान को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, ऑटो में लेके। वहाँ पर उनका इलाज चलता है, सर्जरी की जाती है। चाकू का एक टुकड़ा जो उनकी रीढ़ की हड्डी के पास टूट गया था उसको भी निकाला जाता है। मामला पुलिस में पहुंच जाता है। अब पुलिस में जब मामला पहुंचता है तो ये मुंबई पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी था कि इतने बड़े सुपरस्टार, उनके घर में अचानक से कोई इस तरीके का व्यक्ति घुस जाता है, उसके बाद में उनके ऊपर चाकू से हमला कर देता है।
अब मीडिया रिपोर्ट्स में, न्यूज़ चैनल पर तमाम तरीके की बातें, कोई कहता है कि कोई जानी दुश्मन था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तमाम तरीके की बातें। लेकिन मुंबई पुलिस को इस पूरे केस को सुलझाना था, लिहाजा मुंबई पुलिस जो थी टोटल 35 टीमें बनाती है और 100 से ज़्यादा पुलिस वाले इस पूरे केस को सुलझाने के लिए लग जाते हैं। अब चूंकि आजकल के टेक्निकल ज़माने में सबसे पहले पुलिस क्या करेगी, सबसे पहले पुलिस देखेगी कि इस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं वो कैमरास खंगाले जाएं, इस घर के सीसीटीवी कैमरास खंगाले जाएं। तो जो घर के सीसीटीवी कैमरास खंगाले जाते हैं तो उस कैमरा के अंदर जब ये व्यक्ति सैफ अली खान के घर में जाता हुआ दिखाई पड़ता है तो उस समय इसने अपने चेहरे को एक रुमाल से कवर कर चुका था और इसके पीछे पिट्ठू बैग था जो काफ़ी ज़्यादा वजनी लग रहा था उस समय, और ये नंगे पैर था। और जब ये सीसीटीवी कैमरा में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है तब इसने चप्पल पहन रखी थी, शूज़ पहन रखे थे, और जो बैग था वो हल्का था, यानी चीज़ें साफ थी कि ये जो बैग था भारी भरकम, इसमें ये अपने जूते वगैरह रख के ले गया था। और ये जूते जाते समय इसलिए पहन कर नहीं गया था क्योंकि आमतौर पर शातिर चोर जो होते हैं वो नंगे पाँव चोरी करने जाते हैं ताकि किसी को कोई आहट ना हो जाए। अब उसके बाद में सीसीटीवी कैमरा सब खंगाले जाते हैं तो वहाँ पर ये तस्वीर तो मिलती है, लेकिन तस्वीर के सहारे किसी को खोज लेना ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है। लिहाजा पुलिस वाले अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल टीमों का सहारा लेते हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर या फिर इस घर के आसपास जो सैफ अली खान का घर है यहाँ पर कितने अननोन नंबर थे जो एक्टिव थे। अब जब ये डम डेटा निकाला जाता है पुलिस के द्वारा तो यहाँ से भी पुलिस को कोई खासा कामयाबी मिलती नहीं है। उसके बाद में पुलिस जो थी वो सीधा बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, क्योंकि आमतौर पर अगर इस तरीके का क्राइम कर कोई भागेगा या फिर बस स्टॉप से भागेगा या फिर रेलवे स्टेशन से भागेगा तो बस स्टॉप से वहाँ से दूर होता है, इसलिए पुलिस सोचती है कि एक बार बांद्रा रेलवे स्टेशन को भी चेक कर लेते हैं। जब वहाँ पर चेक करने के लिए जाते हैं और सीसीटीवी कैमरास जब खंगाले जाते हैं तो टोटल 17 सीसीटीवी कैमरास जो थे वो खंगाले जाते हैं। उसके बाद में ये पता चलता है कि तकरीबन 8:30 बजे के आसपास सेम व्यक्ति जो सैफ अली खान के घर वाले सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ था उसी शक्ल का सेम व्यक्ति इसी बांद्रा रेलवे स्टेशन पर देखा गया है, और ये लोकल ट्रेन के अंदर बैठा है जो बांद्रा से दादरी की तरफ जाती है। अब पुलिस वाले जो थे वो तुरंत दादरी के लिए निकलते हैं। जब दादरी पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी पता चलता है कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति दिखा नहीं जिससे पुलिस को कोई कामयाबी मिल सके। लिहाजा पुलिस वाले अब इस पूरे मामले में थोड़ा सा और ज़्यादा सतर्क होते हैं, क्योंकि पुलिस वालों के ये एक तरीके से उनकी साख पर धब्बा भी था कि इतने बड़े सुपरस्टार के घर में घुसकर किसी ने हमला कर दिया। अब उसके बाद में पुलिस वाले एक ऐसी टेक्निक का सहारा लेते हैं जिस टेक्निक से जो फेस होता है उसको स्कैन कर लिया जाता है, फेस को स्कैन कर उसको मैच करा लिया जाता है। अब जब इसी टेक्निक से इसी बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जब पुलिस वाले ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा व्यक्ति आखिरकार कब कब इस रेलवे स्टेशन पे आया, तो पता चलता है कि 1 जनवरी को इसी बांद्रा के रेलवे स्टेशन पर ये जो व्यक्ति था ये दिखा था। अब 1 जनवरी को दिखा था और अब ये दिखा 16 तारीख को, यानी 17 तारीख को सुबह 8:30 बजे के आसपास। तो ऐसे में पुलिस वालों को शक हुआ कि ये व्यक्ति पहले भी बांद्रा रेलवे स्टेशन पे आया था। उसके बाद में पुलिस वाले अब ये जो फेस स्कैन करने वाली टेक्निक होती है इससे अलग अलग रेलवे स्टेशन पर चेक करते हैं कि ये व्यक्ति आखिरकार किस किस रेलवे स्टेशन पे गया, किस किस बस स्टेशन पे गया। जब सारी ही चीज़ें चेक की जाती हैं तो पता चलता है कि 9 जनवरी अंधेरी के रेलवे स्टेशन पर सेम इसी तरीके का एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जिसके कंधे पर बैग था। उसका जो फेस था ये भी 100% डिटेक्ट हो जाता है, जो फेस सैफ अली खान के घर में लगे सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुआ था। लिहाजा अब जो पुलिस वाले थे इस अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर वाले सीसीटीवी कैमरास को चेक करते हैं कि ये व्यक्ति किस चीज़ से आया था और किस चीज़ से गया था। अब जब बाहर वाले सीसीटीवी चेक किए जाते हैं तो पता चलता है तकरीबन 12:45 बजे के आसपास, यानी 12:40 के बाद में 9 जनवरी को बाइक से 2 व्यक्ति इसी अंधेरी रेलवे स्टेशन पे आते हैं। 2 व्यक्ति अंधेरी रेलवे स्टेशन पे आते हैं। एक व्यक्ति वही होता है जिसकी पीठ पर पिट्ठू बैग लदा हुआ था, सेम वही व्यक्ति, वही फेस। उसके बाद में वो व्यक्ति उसे छोड़कर चला जाता है। अब चूंकि ये व्यक्ति जो था उसके बाद में इसकी कोई सीसीटीवी कैमरा में कोई तस्वीर थी नहीं, लिहाजा पुलिस वाले अब इस पूरे मामले में आखिरकार आरोपी को पकड़े तो पकड़े कैसे। उधर जो बाइक थी उसका भी कोई नंबर सीसीटीवी कैमरा में कैद नहीं हुआ। उसके बाद में पुलिस कोशिश करती है कि शायद ये जो बाइक यहाँ पर अंधेरी रेलवे स्टेशन पे आकर रुकी थी 9 जनवरी को, हो सकता है कि किसी और कैमरे ने इस बाइक को कैद किया हो, और अगर किसी और कैमरे ने इस बाइक को अपने कैमरे के अंदर कैद किया होगा तो हो सकता है कि इस बाइक का नंबर हमें मिल जाए।
और एक बार अगर नंबर मिल जाता है तो हम मालिक तक पहुंच सकते हैं, और मालिक तक पहुंच सकते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन था, क्योंकि उसका चेहरा 100% मैच हो रहा था उस सीसीटीवी कैमरा से जो सैफ अली खान के घर में कैद हुआ था। अब जब दूसरे सीसीटीवी उस पूरे एरिया के अंदर चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि एक कैमरे ने इस बाइक को अपने अंदर कैप्चर किया था। लिहाजा उसके आधार पर पुलिस वाले उस बाइक के नंबर तक पहुंचते हैं। बाइक के नंबर से आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसका मालिक कौन है। जब पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि बाइक का मालिक वही व्यक्ति है जो इस बाइक को चला रहा था, जो कि मुंबई के ठाणे का रहने वाला है, बाइक का मालिक है। और ठाणे में एक जगह लगती है हीरा नंदिनी, जो स्ट्रीट इलाका है, यहाँ का ये रहने वाला है। लिहाजा जो पुलिस वाले थे अब इसी हीरानंदी स्ट्रीट पर पहुंचते हैं, इस व्यक्ति को बुलाते हैं और इससे पूछताछ करते हैं कि 9 जनवरी वाले दिन तुमने अंधेरी रेलवे स्टेशन पर अपनी बाइक से आखिरकार किसे छोड़ा था। अब ये व्यक्ति पहले तो पुलिस को घुमाने की भरपूर कोशिश कर देता है कि मैंने किसी को नहीं छोड़ा। अब चूँकि पुलिस सादे बाने में थी तो पहले तो इसको लगा कि शायद कुछ लोग होंगे, लेकिन जब पुलिस इससे पूछताछ करती है, इसको फुटेज वगैरह दिखाती है, तो ये कहता है कि हाँ सर, मेरा एक जानने वाला व्यक्ति है जिसका नाम शरीफुल इस्लाम शहजादे उर्फ बिजनोई दास है। जब ये नाम पुलिस को पता चलता है कि शरीफ इस्लाम शहजादे अपने दोस्त को तुमने वहाँ पे छोड़ा था, लिहाजा अब ये पूरा मामला 16 तारीख का मामला था रात का, अब ये 18 तारीख आ चुकी है। आप समझ सकते हैं कि 16 की तो रात की बात थी, 17 का दिन गुजर चुका था, 18 की भी ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक जो आरोपी था ये पुलिस की गिरफ्त में था नहीं। इधर सोशल मीडिया पर, प्रिंट्स मीडिया पर तमाम तरीके की बातें मुंबई पुलिस को लेकर भी की जा रही थी, लेकिन मुंबई पुलिस जो थी वो अपनी कोशिशों में लगी हुई थी, वो किसी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी। लिहाजा पुलिस वाले अब इस व्यक्ति को लेकर सीधा जो जगह पड़ती है लेबर कैंप, जो कि हीरा नंदिनी इलाके में आती है, उस हीरा कैंप में पहुंचती है, जहां पर ये व्यक्ति बताता है कि वो रह रहा है पिछले कुछ दिनों से। वहां पर पहुंचती है। जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो ये जो व्यक्ति पुलिस को सीसीटीवी कैमराज में अब तक दिख रहा था, ये पुलिस को वहाँ पर मिल जाता है। अब पुलिस को देखकर ये चौंक जाता है, इसकी सीसीटीवी गुल हो जाती है। पुलिस इसे तुरंत गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके आ जाती है, और पुलिस थाने लाने के बाद में सबसे पहले इससे सवाल यही करती है, तुम सैफ अली खान के घर में क्यों घुसे थे और तुमने सैफ अली खान को आखिरकार चाकू क्यों मारे। तो ये जो व्यक्ति जो कहानी सुनाता है, उस कहानी के हिसाब से ये व्यक्ति रहने वाला है बांग्लादेश का, इंडिया का है नहीं। और बांग्लादेश में एक ज़िला लगता है झलोकटी ज़िला। ये जो झलोकटी ज़िला है, इसी में एक गांव आता है राजबर्रिया गांव। ये जो राजबर्रिया गांव है, इसी राजबर्रिया गांव में शरीफुल इस्लाम शहजादे पैदा होता है और यहीं पर पला बड़ा होता है। और उसके बाद में कई बार जब ये बड़ा हो जाता है तो ये पश्चिम बंगाल के रास्ते से घुसपैठ कर भारत आ जाता है, यहाँ पर चोरी लकोरी करता है, उसके बाद वापस चला जाता है। लेकिन लास्ट टाइम ये 6 महीने पहले पश्चिम बंगाल के रास्ते से इंडिया के अंदर दाखिल हुआ था, और उसके बाद में ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुंच गया। अब मुंबई पहुंचने के बाद में ये अपने कुछ बांग्लादेशी फ्रेंड या फिर कुछ दोस्त इसने बनाए थे, उनके साथ रहना जुलना शुरू कर देता है। और उसके बाद में जो कंपनी ऐसी होती हैं जिनको हम लोग जो कंसल्टेंसीज बोलते हैं हम लोग, जिनको जो लेबर की सप्लाई करती हैं, मैन पावर, तो उनसे संपर्क करता है कि कोई नौकरी हो। तो सैफ अली खान के घर में या फिर उनका जो नीचे वाला जहाँ पर इब्राहिम और सारा रहा करते हैं, उसमें कुछ स्टाफ की ज़रूरत थी, तो इसे भेजा जाता है वहाँ पर। अब ये जाता है वहाँ पर, रहता है, 2-4 दिन काम करता है, उसके बाद वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो पूरा घर था सैफ अली खान का, इसने स्कैन कर लिया था। हालांकि इसकी मुलाकात एक बार भी सैफ अली खान से नहीं हुई थी, ना इसकी मुलाकात एक बार भी इब्राहिम खान से हुई थी, ना सारा खान से हुई थी। तो ये चला आता है। उसके बाद में अब इसे वापस से बांग्लादेश जाना था, लेकिन इसके पास में पैसे नहीं थे। फिर सोचता है कि यार पैसे तो है नहीं, और इस बार बड़ा हाथ मारकर मैं बांग्लादेश निकल जाता हूँ और उसके बाद वापस कभी इंडिया नहीं आऊँगा। अब इसके जहन में ये चीज़ें थीं कि ये एक बार बांद्रा में गया था और वहाँ पर इसने बड़े बड़े घरों को देखा था। अगर एक बार उन बड़े घरों में हाथ साफ कर लेता है, चूँकि वहाँ पर बहुत पैसा होगा, तो इसकी लाइफ सेट हो जाएगी। उसके बाद में ये इसी 16 जनवरी रात्रि के तकरीबन 2 बजे के आसपास सैफ अली खान के घर में पहुँच जाता है। अब इसके पास में मास्टर कीज़ वगैरह होती हैं, जो आमतौर पर चोर होते हैं वो इस तरीके की चाबी बनवा लेते हैं जो हर तरीके के ताले को खोल देती हैं। उसके बाद में जहाँ पर जहांगीर जो था सैफ अली खान के बेटे और उनकी कुछ मेड रहा करती थी, उस घर के अंदर ये घुस जाता है और अपने आप को बाथरूम के अंदर छुपा लेता है कि घर वाले अगर सो जाएंगे तो उसके बाद बाहर निकलूँगा, उसके बाद ये पूरा काम करूँगा। लेकिन इत्तेफाक से जो घर की मेड होती हैं, जिनका नाम इस्मा होता है, उनको आहट लग जाती है। वो बाथरूम में जाके इसको देख लेती हैं। उसी बीच में हल्ला गुल्ला होता है, सैफ अली खान भी आ जाते हैं और इसी बीच में छोटे मोटे झगड़े के बाद में सैफ अली खान के ऊपर ये वार कर देता है, जिसकी वजह से सैफ ज़ख्मी हो जाते हैं। हालांकि सैफ इस पर काबू पाकर इसे कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस कमरे के अंदर तो एक खिड़की थी
और उसी खिड़की से निकल कर ये फ़रार हो गया। वहाँ से निकलने के बाद में ये एक पार्क में पहुँचा। पार्क में पहुँचने के बाद में सबसे पहले इसने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, चूँकि खून वगैरह लग चुका था। और उसके बाद में ये तकरीबन सुबह 8:30 बजे के आसपास बांद्रा रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है और वहां से सीधा अपने कैंप चला जाता है। और ये सोच रहा था कि कैंप में जाकर कुछ दिन छुपा रहेगा, चूँकि पुलिस इस समय ज़्यादा है, और उसके बाद में ये वापस से बांग्लादेश चला जाएगा और उसके बाद कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन जब ये शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजादे उस कैंप में पहुंचता है तो वहाँ पर न्यूज़ में हर जगह यही छाया होता है कि बांद्रा में सैफ अली खान के घर में घुसकर किसी ने चाकुओं से उनके ऊपर हमला कर दिया। जब ये न्यूज़ में इस तरीके की वीडियोस देखता है तो ये घबरा जाता है कि ये किस घर में घुस गया था। वो घर तो सैफ अली खान फिल्म दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टारों में उनकी शुमारी होती है, उस घर में ये घुस गया। उसके बाद में किसी तरह ये जाता है, उसके बाद में ये अपने बाल वगैरह हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करता है, कपड़े वगैरह चेंज करता है ताकि ये अपने आप को छुपा सके। अब चूंकि ये व्यक्ति भाग तो जाता, लेकिन इसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि ये ट्रेन से या फिर सफ़र तय कर सके, पश्चिम बंगाल पहुँच सके। लिहाजा ये पुलिस की गिरफ्त में आया और उसने पुलिस को यही बताया कि मेरा चाकू मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब वहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए मुझे चाकू का इस्तेमाल करना पड़ा। खैर सैफ अली खान जो है वो ठीक हैं और उनकी सर्जरी हो गई है, शायद वो घर भी आ गए। लेकिन जिस तरीके की अटकलें, जिस तरीके की बातें बताई जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। एक व्यक्ति जो कि बांग्लादेशी घुसपैठिया था और वो किसी तरीके से चोरी करने के इरादे सैफ अली खान के घर में घुस जाता है और उसके बाद में ये पूरा जो मामला था, पूरा इंसिडेंट था, वो सामने निकल के आता है। बहरहाल दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, किस वजह से ये सैफ अली खान के घर में घुसा था या फिर कोई और वजह। और इस कहानी से एक सीख ये भी मिलती है दोस्तों कि परिवार अगर इकट्ठा होता है तो परिवार सेफ रहता है, जैसा सैफ अली खान हुआ। अगर सैफ अली खान शायद उस घर में ना होते तो सैफ अली खान के छोटे बच्चे के साथ में कुछ भी अनर्थ हो सकता था। बहरहाल दोस्तों, आप लोग जो भी सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें बुक लवर्स लिखते हैं, मैं अहमदाबाद में ही रहता हूँ और अभी तक ये न्यूज़ मैंने नहीं सुना। तो भाई, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर इस तरीके की खबरें आ जाती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल होते हैं वो शायद इन खबरों को कवर नहीं कर पाते हैं क्योंकि छोटे दर्जे की खबरें होती हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप तक ये खबर पहुंची होगी। और अगर आपको लगता है कि ये खबर मैंने ऐसे ही सुना दी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इस कहानी का लिंक आपको भेज दूंगा। उसके बाद में जावेद अंसारी लिखते हैं, अब दुनिया भरोसे वाली नहीं रही, कहानी अच्छी है, सलामत रहिए मलिक भाई। तो जावेद अंसारी जी, आपका बहुत शुक्रिया। स्टेटस फॉर यू लिखते हैं, मुझे लगता है शायद मनोज गलत ना हो, आज के ज़माने में के हिसाब से हो सकता है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि ऐसी एक कहानी लक्स सोप की मालिकिन के साथ हुई थी। आप रिसर्च कर लेना, उसमें मालिकिन कर्मचारी से शादी कर दी है और कुछ दिन बाद लड़के को मार दिया जाता है। बहुत अच्छी बात कही, मैंने इस कहानी को सुनाया था, शायद आपको याद हो, और आप एक बार उस कहानी को सुनिएगा। मैं उसका कहानी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर छोड़ूंगा। उसके बाद में दिनाली कुरैशी हैं, लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब कमीने उरूस पर पहुंचते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। DA कुरैशी, बमहिनीपुर, उसराहर, इटावा, उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका भाई। गोंडनवाल है, लिखते हैं, ये घटना एकदम फिल्मी है, फिल्मी कहानी जैसी है। तो भाई आपका शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया लिखते हैं, गुड स्टोरी। सोहनलाल जी, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये भूमिक पटेल का है, लिखते हैं, UP हरदोई से आशीष पटेल, आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ। तो आशीष जी, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। AK खान है, लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी। तो AK खान जी, आपका शुक्रिया। नक्षत्र सिंह है, लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, लिहाजा शब्द में ऐसा क्या गलत है जो मेरे एक भाई साहब कह रहे हैं कि लेजा शब्द को छोड़ दें। सभी को अपना अपना बोलने का अंदाज़ होता है और आपका तरीका भी बहुत अच्छा है मलिक साहब, बोलने की, कहानी सुनाने का तरीका काफ़ी बढ़िया है। तो लिहाजा शब्द को बदलने की ज़रूरत नहीं है, लोगों का अधिकार है, लोग बोल सकते हैं, आपसे कह सकते हैं। तो मेरे भाई बोल रहे थे, मैंने उनसे बोल दिया था कि बंद कर दूंगा, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, तो लिहाजा शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए करता हूँ। लाइक अब्बास लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, नाइस स्टोरी। लाइक अब्बास, गुलिस्तानात, बागपत, UP से सुनते हैं। तो लाइक अब्बास जी, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में तेजू मांझी करके आइडिया लिखते हैं, भाई आप कहानी बहुत अच्छा रिसर्च करते हो, लेकिन वीडियो में टाइम थोड़ा कम करो प्लीज़। तो तेजू मांझी जी, जिस तरीके की कहानी होती है उस तरीके की लेंथ हो ही जाती है, क्या करा जाए। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर, राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, नमस्ते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है देवेंद्र करके, लिखते हैं, ये न्यूज़पेपर में भी आई है, अमर उजाला में 2 दिन पहले। जी भाई, न्यूज़पेपर में आई है, आपका शुक्रिया। दी वेस्टर्न लिखते हैं, भाई मेरी बात शायद बुरी लगे सबको, बट प्यार शादी अपने लेवल्स के लोगों से ही करनी चाहिए, क्योंकि इंसान को सोच और उसकी बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस होती है, यानी उसी से निकल के आती है।
बहुत अच्छी बात कही, आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ। अशोक श्रीवास्तव लिखते हैं प्रवचन ज़्यादा करते हो, तो प्रवचन कहानी में हो ही जाते हैं, क्या किया जाए, आप सब फैमिली हैं तो आपसे बात करने में अच्छा लगता है। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, नाइस स्टोरी, धोखा दिया उसके साथ धोखा हो गया, ये अल्लाह ही बेहतर जाने। तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो भैया नमस्कार, आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में अब आबिद हुसैन लिखते हैं मनोज धोखा नहीं दिया होगा, उसका एक बेटा भी है, इसलिए मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि उसके साथ में कुछ अनहोनी हो गई या फिर कुछ और। उसके बाद में आलम जहांगीर हैं लिखते हैं जहांगीर आलम सहारनपुर से सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया, और मुझे नहीं लगता मनोज ने धोखा दिया होगा। भाई आपने अपनी राय दी, आपका शुक्रिया। जयप्रकाश सिंह हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, आपकी वीडियो जो आती हैं आज की वीडियो जो बहुत ही अच्छी थी, और मुझे सबक जो आप सिखाते हैं वो भी बहुत अच्छा है। हमीरपुर यूपी से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुरेज हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। राजपुरा ख़बरनामा है लिखते हैं शावेज़ भाई लगता है मनोज विदेश भाग गया होगा, तो राजपुरा ख़बरनामा जी आपने अपना मत रखा, आपका शुक्रिया। शरीफ मोहम्मद लिखते हैं अधूरी कहानी सुनकर अच्छा नहीं लगा, जो भी अपडेट हो देना, सस्पेंस बरकरार रख दिया आपने जो। तो शरीफ मोहम्मद जी जितनी अपडेट थी मैंने आपको बताई थी, लेकिन आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और उसके बाद में रणवीर सिंह अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये इमामुद्दीन अंसारी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी कहानियाँ सुनाने का तरीका उम्दा है। तो इमामुद्दीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।